कोई भी स्टूडेंट जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है तब उसे लगता है कि ये 4 साल की डिग्री कंप्लीट करना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, उसके बाद तो लाइफ सेट है। लेकिन ये बात उसको नहीं पता होती कि ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही उसका रियल स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन, हंड्रेड्स ऑफ रिजेक्शन और बस एक इंटरव्यू कॉल का वेट। जब आप कॉलेज में होते हो उस टाइम पर आपका माइंडसेट होता है कि 10 से 15 लाख के नीचे का पैकेज तो मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा। लेकिन जब आप मार्केट के एक्चुअल सिचुएशन देखते हो तब आपको पता चलता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन के जिस टीसीएस के 3.5 लाख के पैकेज पर हम हंस रहे थे, आज वो भी क्रैक करना मुश्किल हो चुका है। और हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन के बाद अगर कोई एक इंटरव्यू कॉल आ भी जाए तो कैंडिडेट से जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस। और ये सिर्फ कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात नहीं है, सारे स्ट्रीम्स की हालत सेम ही है। और यही रीजन है कि आज के टाइम पर इंडिया में स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, इनके प्रिपरेशन में लग जाते हैं। हाँ, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम इस बात को प्राउडली सेलिब्रेट करते हैं कि हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चारों तरफ आपको बस यही स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा कि इंडिया ग्रो कर रहा है। बट एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर इंडिया इतना ही ज्यादा ग्रो कर रहा है तो फिर इन लाखों स्टूडेंट्स को एक डिसेंट जॉब के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? क्या इसमें सरकार की कोई गलती है या फिर स्टूडेंट्स के पास एक्चुअल मार्केट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्किल्स ही नहीं है? और सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसे? आइए इसी पॉइंट को समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमेशा गवर्नमेंट की ही गलती नहीं होती, फिर वो गवर्नमेंट चाहे 2014 के बाद की हो या फिर 2014 से पहले की। क्योंकि आज के टाइम पर हमारे देश में ऐसे भी ग्रेजुएट्स है जिन्हें ग्रेजुएशन तक का स्पेलिंग नहीं पता। ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो कि नीट के लिए प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इन्हें नीट का फुल फॉर्म नहीं पता। और ये लोग फिर गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट इन्हें जॉब नहीं दे रही। खैर, क्वेश्चन करना वो तो सबका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इससे हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमें एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में फर्क आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आज के टाइम पर आप किसी से पूछते हो कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसे है, तो वो आपको सिंपली यही बोलेगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास जॉब नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड है। अब ये बात सुनने में भी लॉजिकल लगती है, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा डिफरेंटली डिफाइन किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति के एज 15 to 59 के बीच में वो काम करना चाहता है और वो एक्टिवली जॉब ढूंढ भी रहा है, लेकिन इतने एफर्ट्स के बावजूद भी अगर उसे कोई जॉब नहीं मिल रही तो हम उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता, ऐसे व्यक्ति अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और ये जो सेकंड नंबर वाले हैं ये इंडिया में बहुत है। वैसे तो कई टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है जैसे कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपने एजुकेशन में कई साल इन्वेस्ट किए, आपके पास डिग्री है, आपने एग्जाम भी क्रैक किया है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिल रही। अब अगर पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति को जॉब नहीं लगती तो हम समझ सकते हैं कि ये उस व्यक्ति का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। लेकिन जब किसी यूनिवर्सिटी के पूरे बैच के बैच ही अनएम्प्लॉयड रहे तो डेफिनेटली ये उस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये स्टूडेंट्स को एक्चुअल में स्किल्स बेस्ड एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं कर पाए जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट थी। अब अगर हम इंडिया के एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को समझना है तो हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। ईयर 1947 में जब इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिला तब उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट ये मेन इशू नहीं था, उस टाइम पर मेन इशू था पॉवर्टी। उस टाइम पर इंडिया के मोर देन 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। बट प्रॉब्लम ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक लो इनकम जनरेटिंग सेक्टर था। इसी के साथ साथ इंडिया की पॉपुलेशन भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। ईयर 1981 आते आते इंडिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 683 मिलियन को क्रॉस कर चुकी थी। हर साल न्यू ग्रेजुएट्स लेबर मार्केट में एंटर कर रहे थे, जिसके चलते इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जॉब्स क्रिएट करना ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बनता जा रहा था। लेकिन फिर ईयर 1991 जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरफ से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बजट में इंट्रोड्यूस किया गया। अब इससे हुआ है कि फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट बिजनेसेस, इन सब की इंडिया में एंट्री हो गई। इस एक पॉलिसी के चलते मैसिव अमाउंट ऑफ जॉब क्रिएशन स्टार्ट हो गई। इसके बाद इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री ग्रो हुई जिसने कि इंडिया की जो ग्लोबल इमेज थी उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये इंडस्ट्री थी आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिटीज लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, गुड़गांव ये सिटीज टेक हब बनना शुरू हो गई। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो ऐसी कंपनीज की तरफ से मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट की गई। 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगभग 5.8 मिलियन प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। आज हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं। हमारे पास दुनिया की लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है। हम टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सेक्टर्स में भी मैसिवली ग्रो कर रहे हैं। बट स्टिल हमारे देश में लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक वेल पेइंग और स्टेबल जॉब के लिए भटक रहे हैं। बट कुछ केसेस में प्रॉब्लम जॉब नहीं है, प्रॉब्लम है स्किल्स। एक साइड स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, वहीं पर दूसरी साइड कंपनीज कह रहे हैं कि स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं है। आप कभी किसी एचआर से बात करके देखना, वो आपको हमेशा यही बोलेंगे कि ऐसे एम्प्लॉयज ही नहीं मिले जिनके पास प्रॉपर स्किल्स हो। लेकिन रियलिटी तो यही है कि अगर स्किल्स नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो एक टाइम के बाद आप गवर्नमेंट को भी जॉब्स के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते।